मैं रत्नेश कुमार पांडे एक बार फिर से सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। मोस्ट वेलकम टू ऑल इन माय चैनल केमिस्ट्री क्लासेस। और हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। आज जो यूनिट 2 है उसका लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं हम लोग, जिसमें पॉलिश एक्सक्लूशंस प्रिंसिपल्स के विषय में पढ़ेंगे। पॉली का अपवर्जन नियम, हुंड का बहुलकता का नियम, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे और अबाउ प्रिंसिपल्स के विषय में पढ़ेंगे। यह इस चैप्टर का और आपके सिलेबस का अंतिम टॉपिक है। ओके बच्चों, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना, परमाणु संरचना आपका यही एम था। एम, इस चैप्टर का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर के विषय में बताना कि एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, जिसके विषय में हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कशंस कर चुके हैं। और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट रूल्स के विषय में पढ़ेंगे। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके विषय में आप लोग जान चुके हो कि एटम जो है किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट डिविजिबल पार्टिकल्स होता है और यह 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो स्टेबल होता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, जिसे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के रूप में जानते हो। इसके अतिरिक्त भी एटम्स में अस्थायी कण होते हैं, जैसे पॉजिट्रॉन, मेसॉन्स, न्यूट्रिनो। वो क्या है, अनस्टेबल अस्थायी कण हैं। लेकिन 3 स्थायी कण होते हैं जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोला गया। सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किसी भी एटम्स में 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसकी विषय में हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं, डिस्कशंस कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे.जे. थॉमसन ने किया था और यह क्या है, एक ऋणावेशित कण है। इस पर कैसा ऋण आवेश पाया जाता है, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है, जिसका वैल्यू 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम का होता है। इस पे हम माइनस चार्ज यूज करते हैं। और उतना ही चार्ज प्लस के रूप में किस पर पाया जाता है, प्रोटॉन पर पाया जाता है। 1.6 × 10 के पावर -19 कूलम का जो चार्ज है वो पॉजिटिवली होता है, किस पर, प्रोटॉन पर, और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव होता है। और ये क्या है, न्यूट्रल होता है।
न्यूट्रल इन नेचर, न्यूट्रॉन न्यूट्रल है। यह जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड है उसमें जो कैथोड एनोड यूज किए जाते हैं उसके प्रति कोई आकर्षण या प्रतिकर्षण को मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिकल फील्ड में नहीं शो करता है। यह न्यूट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और किसी भी परमाणु की जो प्रकृति होती है वह कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या हो गया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। किसी भी परमाणु में क्या होता है? जब आवेश समान होते हैं, मीन्स जितना पॉजिटिव आवेश होता है उतना ही नेगेटिव आवेश हो, तो हम कहेंगे कि वह एटम्स क्या है? न्यूट्रल है। तो इस कंडीशन में जो नेचर निकाला गया, जो नेचर देखा गया एटम का, वह कैसा होता है? उदासीन नेचर होता है, न्यूट्रल इन नेचर एटम का, जिसके आधार पर आप कह सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यही होता है। किसी भी एटम को हम जैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन यहाँ 6 लिख दिया, हेड पर 12 लिख दिया, यह एटॉमिक मास को और यह एटॉमिक नंबर को शो करता है। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। यदि आपको एटॉमिक नंबर मालूम है तो उस एटम में, जैसे कार्बन के एटम में यह पूछा जाए कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे, यदि इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो आप बोल लोगे कि इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और 6 प्रोटॉन होंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश पाया जाता है? 1.6 × 10⁻90 कूलम का माइनस चार्ज है, और उतना ही प्लस चार्ज किस पर है? प्रोटॉन पर है। मीन्स क्या है? दोनों पर आवेश का मान इक्वल है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जितना होता है तो 6 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो जाएगा? इस पे क्या करोगे? 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मल्टीप्लिकेशन कर दोगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या कोई भी एटम्स होता है उसका जो प्रकृति है वह न्यूट्रल होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल होते हैं, जो कि उस एटम के एटॉमिक नंबर को शो करता है। इसके विषय में भी हम प्रीवियस क्लास में डिस्कशन कर चुके हैं। इलेक्ट्रॉन का मास बोला गया सबसे छोटा मास है। दुनिया का सबसे छोटा मास कितना होता है? 9.105 7 × 10⁻⁻28 ग्राम होता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? प्रोटॉन का मास जो होता है 1.67 26 × 10⁻24 ग्राम होता है। और न्यूट्रॉन का मास कितना होता है? तो कहेंगे 1.67 × 10⁻24 ग्राम होता है। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर सकते हो, कन्वर्जन आता है आप लोगों को। ग्राम को किलोग्राम, आधा किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हो। इलेक्ट्रॉन के विषय में कौन बताया था? इसकी डिस्कवरी कैथोड रेस से हुई थी। इसके विषय में हमने बताया जे थॉमसन। प्रोटॉन के विषय में किसने बताया था? गोल्डस्टीन ने। और न्यूट्रॉन के विषय में कौन बताया था? जेम्स चैडविक ने इन 1932 एंड 86 के आसपास ये क्या हुए? डिस्कवर किए गए। ठीक है।
इतना सब कुछ जान लिया आपने। फिर उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी जाना। एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखा कि जो इलेक्ट्रॉन है उसमें डुअल नेचर पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन इसका मास हाइड्रोजन की मास का 1/1837 पार्ट्स, या कह सकते हैं 1/1837वां भाग होता है हाइड्रोजन की एटम्स के भार का 1/1837वां भाग होता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का भार जो होता है हाइड्रोजन के भार के लगभग बराबर होता है। न्यूट्रॉन का भी भार क्या होता है, सेम उसी के भार के बराबर होता है। बस वह 1.6726 है और यह 1.6750 है इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, 28 ग्राम। 1.67 ऐसे देखिए 1.6725 R26 होता है इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। यह किसका है, प्रोटॉन का, जो कि हाइड्रोजन के मास के लगभग बराबर है। 1.008 समथिंग लाते हो हाइड्रोजन का मास। 1.6750 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। यह किसका है, न्यूट्रॉन का है। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, -31 हो जाएगा, ठीक ना। तो इलेक्ट्रॉन को देखा गया कि इलेक्ट्रॉन क्या है, डुअल नेचर को शो करता है। डुअल नेचर के विषय में भी बताया हमने कि वेव नेचर और पार्टिकल नेचर दोनों को यह प्रदर्शित करता है। जब हम निल्स बोहर के एटॉमिक मॉडल की बात करेंगे तो वह इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर के रूप में लिखा जाएगा। और उनके बाद डी ब्रोगली और हाइजेनबर्ग कहते हैं। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत में हमने देखा कि वही पार्टिकल जो क्या है, माइक्रो पार्टिकल है, वह वेव नेचर को शो करेगा। उसी के विषय में श्रोडिंगर ने अपना इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशंस दिया था और उससे क्या हुआ, क्वांटम नंबर की खोज की गई, क्वांटम नंबर निकाले गए और जिससे किसी इलेक्ट्रॉन की स्थिति, सेल डिटर्मिनेशंस, एनर्जी, number of orbitals, spin of electrons and conditions of electron in magnetic and electrical field, हम सब कुछ बता लेते हैं विद द हेल्प ऑफ वेव फंक्शन जाई के द्वारा। याद होगा आप लोगों को, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हमने इसको दिखाया भी था। तो परमाणु संरचना कैसा होता है इसके विषय में आप सभी लोग जान गए हो कि परमाणु के मध्य में क्या होता है, धन आवेशित भाग होता है, ए पॉजिटिवली पार्ट होता है, जिसका निर्माण किससे होता है। यदि 3 स्थायी कण पाए जाते हैं एटम में तो इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन स्थित होता है। न्यूक्लियस में कौन सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, तो आप बोलोगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं, जिससे एक साथ हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं। जिससे किसी भी एटम का एटॉमिक मास क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। हमने यह भी बताया कि परमाणु भार बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। मीन्स एक न्यूट्रॉन का यदि भार आपको मालूम है तो जितने न्यूट्रॉन होंगे उससे क्या करते हो, एक में मल्टीप्लाई कर देते हो, एक के भार से मल्टीप्लाई कर देते हो। जैसे एक न्यूट्रॉन का भार आपने अभी जस्ट कहा कि 1.6750 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम होता है, तो 6
का कितना होगा, तो 6 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और उसी प्रकार प्रोटॉन को के भी मास को निकाल लेते हैं, और दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होता है, वह किसी भी एटम का मास बता देता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास वैसे तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने प्रोटॉन हैं, जितने न्यूट्रॉन है, सबका एडिशन होना चाहिए, होता ही है। यदि हम क्या एक्चुअल वैल्यू निकालेंगे, नहीं वास्तविक वैल्यू है ना, फाइंड करते हैं, नहीं यही एक्यूरेट मान आता है ना, जितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने प्रोटॉन हैं, जितने न्यूट्रॉन हैं। लेकिन क्या है कि इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, बहुत ही लेस है। यदि आप उसको निगलेक्ट भी कर दोगे, मीन्स क्या है, वह 0.000 करके 1 भी नहीं है, 1 से भी छोटा है, डेसिमल भी आएगा, बहुत छोटा है, 9.1 इंटू 10 के पावर -31 kg बोलते हैं, बहुत छोटा है, 1 से भी छोटा है, इसलिए उसको हम निगलेक्ट भी कर देंगे तो उसके मान में कोई विशेष अंतर आने वाला नहीं। तो यहाँ पर आपने देखा कि न्यूक्लियस होता है परमाणु का 2 भाग, जिसको रदरफोर्ड ने क्या किया था, अपने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के द्वारा फाइंड किया था, प्राप्त किया था कि परमाणु में 2 भाग हैं। एक परमाणु के मध्य का धनावेशित भाग होता है, जहाँ परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित या केंद्रित होता है, उसे परमाणु का नाभिक कहते हैं, न्यूक्लियस। और नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकाधिक संभावना होती है, उसे क्या बोलते हैं, कक्षा, सेल, ऑर्बिट, जो भी कह लो, ये होता है किसका, संरचना, एटम का स्ट्रक्चर ऐसे ही होता है कि यहाँ पर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, एटम में 3 स्टेबल स्थायी सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जिसे एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन। यदि कोई बोल दे न्यूक्लियन, न्यूक्लियन, इसको न्यूक्लियन बोल दो। न्यूक्लियन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियन मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियन का मतलब यही होता है कि न्यूक्लियन क्या है, नंबर ऑफ न्यूक्लियन। किसी भी परमाणु में, किसी भी परमाणु में क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन को जो बताता है, उसी को क्या बोलते हो, न्यूक्लियन बोलते हो, न्यूक्लियन। यदि कोई कहे न्यूक्लियन, आप समझ लो कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, वही है न्यूक्लियन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाया जाता है, इसमें पाया जाता है, इस सेल में पाया जाता है, इसको आप बोलते हो सेल। और ऑर्बिट, ऑर्बिट भी कर, सेल और ऑर्बिट है ना, इसी को मुख्य ऊर्जा स्तर भी बोला जाता है, मेन एनर्जी लेवल, मुख्य ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ये इलेक्ट्रॉन का जगह है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का यहाँ पर है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने इतना बार पढ़ा था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल से ही। रदरफोर्ड बस ये नहीं बता पाए थे कि इलेक्ट्रॉन यदि घूम रहा है तो वह स्टेबल कैसे है, जिसको निल्स बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल के द्वारा क्या किया था, स्पष्ट किया था, क्लियर किया था, है ना। इतना सब कुछ तो रदरफोर्ड ने ही बताया था। वनली स्टेबिलिटी को कौन बताया था, निल्स बोहर ने बताया था कि यदि इलेक्ट्रॉन इसमें क्या है, स्टेबल है, तो वो कैसे हैं, इसके विषय में बताया था। तो वैसे हम क्या, निल्स बोहर का, अब क्या बोलेंगे, जो सब कुछ बता दिया वो निल्स बोहर थे,
नील्स बोहर। नील्स बोहर एटॉमिक मॉडल, ऐसे बोहर्स एटॉमिक मॉडल कहते हैं। एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल में सब कुछ क्लियर हो गया है ना, कि यह कैसे स्टेबल है, मध्य में क्या है, न्यूक्लियस है, एटम के मिडिल में क्या है, न्यूक्लियस है, जिसमें क्या होता है, यह परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित या केंद्रित पर होता है। और इन्होंने ही बताया कि इसके चारों तरफ क्या है, विभिन्न ऊर्जा के स्तर हैं, जैसे मुख्य ऊर्जा स्तर या परमाणु की कोश सेल बोलते हो, के एल एम एन ओ पी क्यू आर, जिसकी संख्या इनफाइनाइट बोला इन्होंने। और इलेक्ट्रॉन अपनी क्षमता, अपनी एनर्जी के अनुसार अपने लेवल की एनर्जी लेवल में क्या करता है, मोशन करता है, सर्कुलर मोशन करता है। ठीक, तो इतना बात क्लियर हो चुका है एटॉमिक स्ट्रक्चर के विषय में। तो यहाँ पर इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो पोजीशन है वह फिक्स्ड है। कितना न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जिस एटम में जितने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे उसके न्यूक्लियस में वो क्या होंगे, वह फिक्स्ड होंगे, जिसे न्यूक्लियन बोलते हैं। ठीक, इतना कुछ होने के बाद जब वेव नेचर आ गया इलेक्ट्रॉन का, वेव नेचर के विषय में भी बताया हमने। वेव नेचर मीन्स तरंगी गुण, तो उसके आधार पर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के विषय में बताया गया। क्वांटम नंबर के विषय में बताया गया, जो कि लोकेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को शो करता है। तो आज हम लोग उसी से संबंधित रूल्स के विषय में पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो रूल्स क्या है, पहला है रूल्स पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। इसको बोलते क्या है, पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम। इन 1926 में यह नियम दिया गया, पाउली's एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और पाउली का अपवर्जन नियम, जिसमें इन्होंने बताया टू इलेक्ट्रॉन इन एटम, इन ए एटम, two electron in an atom can never have identical, क्या बोलते हैं उसको, identical set of quantum number। टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, ओके, इसको बोलते हैं पाउली's का अपवर्जन नियम। टू इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नेवर हैव आइडेंटिकल सेट्स ऑफ 4 क्वांटम नंबर। 1926 में दिया गया था यह रूल्स, और इसी बेसिस पर बनाया गया है ना। यह अपना नियम दिए कि जो इसके पहले आपने देखा कि
सेल को क्या किया गया, डिवाइड किया गया, सब सेल में, और ऑर्बिट को ऑर्बिटल में डिवाइड किया गया। 4 प्रकार के ऑर्बिटल्स मेनली हम लोग पढ़ते हैं। एस पी डी एफ ऑर्बिटल के विषय में हम लोग पढ़े। तो इसमें इन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाया जाता है, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, कहाँ पर अधिकतम संभावना होती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की अधिकतम संभावना होती है परमाणु के ऑर्बिटल में। यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 10 इलेक्ट्रॉन, ये आप लोग पढ़ लिए हो, और डी में 10 इलेक्ट्रॉन, एफ में क्या होता है 14 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जितने सेल होते हैं उतने ही सब सेल होते हैं। तो पाउली का अपवर्जन नियम यह कहता है कि एक ही एटम के 2 इलेक्ट्रॉनों की, चाहे वह एक ऑर्बिटल में हो या अलग अलग ऑर्बिटल में हो, चारों क्वांटम संख्या का मान क्या होता है, इक्वल नहीं हो सकता, समान नहीं हो सकता, आइडेंटिकल नहीं हो सकता। इसी नियम को क्या बोला गया, पाउली का अपवर्जन नियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है व्हाट इज द पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली का अपवर्जन नियम क्या है। जैसे हमने कहा यह 3s2 है, सपोज दैट 3s2 है, तो इसकी चारों क्वांटम संख्या का मान निकालो। इसके दोनों इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान निकालिए। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और ऑर्बिटल में जो उसके चैम्बर हैं, ऑर्बिट हैं, उसमें क्या होता है 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक, यह क्या हो गया, एक ऑर्बिटल है, पी में 3 ऑर्बिटल्स हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल इन 3 डायमेंशंस रीजन। त्रिविमीय संरचना होता है, 3 डायमेंशंस मीन्स 3D स्ट्रक्चर के विषय में। कहीं भी एक्स वाई जेड ऐसे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के केस में होता है ना। कहीं भी इलेक्ट्रॉन उस दायरे में या उस क्षेत्र में पाया जा सकता है। तो सपोज दैट हमने कहा कि इसके सभी इसके जो 3s2 है, इसकी चारों क्वांटम संख्या का मान निकालिए। जो दोनों इलेक्ट्रॉन है उसकी चारों क्वांटम संख्या का मान निकालिए। तो n को तो आप देखोगे, नंबर को देख के n बता लोगे, यह पहला इलेक्ट्रॉन है, यह दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर देखिए इसमें n क्या है, यह तीसरे सेल का s क्या है, सब सेल है, या तीसरे कोष का यह क्या है, s उपकोष है, जिसमें n इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। यह नंबर, किसी भी उपकोष के पहले जो नंबर लिखा होता है, इस नंबर को देख के आप बता सकते हो कि यह उपकोष किस कोष का है, या यह सब सेल किस सेल से आया है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो L का मान क्या होगा, L इक्वल टू S के लिए हमने बताया था कि 0 होता है, P के लिए 1 होता है, D के लिए 2 होता है, और F के लिए 3 होता है। तो L बराबर 0, तो M बराबर भी क्या होगा, 0 ही होगा, क्योंकि M का मान जो है L के मान पर निर्भर करता है। किसी बताया ही है आप लोगों को। M क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, L क्या है, एज़िमुथल क्वांटम नंबर, N क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
तो S इक्वल टू क्या होगा, S इक्वल टू हमने कहा एक के लिए क्लॉकवाइज होता है, जिसका क्लॉक होता है उसको प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करते हो, और जिसका एंटी क्लॉक होता है उसको माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करते हो। तो पाउली ने जब इसको देखा, सब इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर को देखा और उस बेसिस पर अपना प्रिंसिपल दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोला जाता है। पाउली का अपवर्जन नियम, जिसमें इन्होंने बताया कि 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन नेवर हैव identical set of 4 quantum number। क्या है, यह नियम है इनका, पाउलीज का नियम है कि 2 इलेक्ट्रॉन and atom and a atom per 2 electron and atom can never have identical sets of 4 quantum number। मीन्स यही हो गया आपका किसी एक परमाणु के ऑर्बिटल में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। यदि जैसा भी आपको दिखाया N L M का मान सेम है तो S का मान क्या होगा, अवश्य भिन्न होगा। या अलग अलग ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को भी लिया जाए तो उसकी चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता है, भिन्न भिन्न आता है। जैसे एक का ही दिखाया हमने और दूसरे अलग का भी दिखा सकते हैं, जैसे हमने कह दिया 3p और 3s के इलेक्ट्रॉनों की क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। 3p6 और 3s2 के इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो आप इलेक्ट्रॉन का क्वांटम संख्या निकालना सीख गए हो और उस बेसिस पर यदि आप निकालते हो इसका क्वांटम संख्या तो देखोगे क्या होगा कि इसमें समानता नहीं पाई जाएगी, आइडेंटिकल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो भिन्नता दिख रहा है। एक ही ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है, क्वांटम संख्या के मान में अंतर आ जाता है, वो तो अलग अलग है। देखोगे, निकालोगे, निकालना सीख ही लिए हो, इसका क्वांटम संख्या कैसे निकालेंगे और इसका क्वांटम संख्या कैसे निकालेंगे। तो हर इलेक्ट्रॉन के क्वांटम संख्या का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। इसी नियम को पॉलिस ने बताया था। फिर उसके बाद आता है हुंड्स का बहुलकता नियम। हुंड का बहुलकता नियम का नियम हुंड्स मैक्सिमम m है मैक्सिमम
मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। कुंड का बहुलकता का नियम, सिटी, ठीक है, हुंड की बहुलकता का नियम इसी को बोलते हैं। तो हुंड का बहुलकता का नियम क्या है, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन्होंने अपने नियम में बताया कि इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, ऑर्बिटल में पाए जाते हैं। आपने देखा, जैसे हमने कहा 3p4 के इलेक्ट्रॉन, या ऐसे बोल दिया हमने 3p3, वैसे 6 होता है, लेकिन आपके पास तीसरे कोष में 3 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है कि p कोष में तीसरे कोष के, देखो यह नंबर ऑफ सेल को बताएगा, बोलेंगे तीसरे सेल के p सब सेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसका हुंड रूल से क्या करो, डिस्ट्रीब्यूशंस करो। हुंड्स रूल्स क्या है, हुंड का बहुलकता नियम क्या है, हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल्स रूल क्या है। तो यही रूल है, जैसे हमने कहा ओरिएंटेशन के आधार पर यह बताया गया कि p ऑर्बिटल है, p सब सेल है, तो इसमें 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ऑर्बिटल्स px ओरिएंटेशन होता है, py pz ये ओरिएंटेशन होता है। जैसे हमने कहा ये डंबल शेप होता है, ये डंबल शेप होता है, डंबल के आकार का, ठीक है। इसमें ये लोब बोले जाते हैं, इसको क्या बोलते हो आप, लोब बोलते हो। ये नोड बोला जाता है, नोड, नोड। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर यदि इलेक्ट्रॉन हो तो इसको पॉजिटिव लोब बोलोगे, और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन होता है, इसे निगेटिव लोब बोलते हो। जैसे इलेक्ट्रॉन बोला कि यह वेव नेचर को शो करता है, एक बार लेफ्ट साइड, दूसरी बार राइट साइड पर ऐसे मोशन करता है। तो इस प्रकार से वेव बनते हैं, है ना। ये आपका मध्यमान रीजन है, यहाँ से एक साइड में गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड को फाइंड किया, फिर से वह क्या करता है, अपने मध्यमान स्थिति को यह शो करता है। फिर दूसरे साइड में इलेक्ट्रॉन जाएगा, अपने मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को फाइंड करेगा, आयाम को फाइंड करेगा, फिर उसके बाद यहाँ आएगा, फिर अपने मध्यमान कंडीशन में आएगा। यह पूरा क्या हो गया, एक कंपन हो। इसके बाद दूसरा कंपन शुरू होगा, जिसके बीच का जो लेंथ होगा वेव लेंथ बोला जाएगा। तो यहाँ जब इस कंडीशन में है इलेक्ट्रॉन, तो ये लोग है तो ऐसे ए पॉजिटिव हो गया, और इलेक्ट्रॉन जब नीचे की तरफ है, दोनों कंडीशन में हो सकता है इलेक्ट्रॉन, इसको निगेटिव बोलते हैं। ये पॉजिटिव लोग और ये निगेटिव। ओरिएंटेशन ये एक्स वाई जेड एक्सिस है, इसी पर व्यवस्था, एक साथ इसको व्यवस्थित। एक्स डायरेक्शन में कहा तो px हो गया, ऐसे वाई डायरेक्शन ऐसे शो कर रहे हो तो ये वाई डायरेक्शन हो गया, जेड को ऐसे शो कर रहे हो तो ऐसे हो गया। एक ही है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में। अब इसको एक साथ कर दिया px py और pz, तो इस ऐसा फ्लावर जैसा हो गया। डी का देखोगे उसमें क्या होता है, डी में भी होता है डी एक्स वाई होता है, डी वाई जेड होता है, डी जेड एक्स होता है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर होता है। तो ये सब ओरिएंटेशन बनाए गए, और उसमें और फुल जैसा होगा, पूरा 4 लोग है, यहाँ तो 2 लोग था, वहाँ 4 है। यब का बात करोगे तो उसमें 14 होता है। 14 टाइप से ओरिएंटेशन मीन्स 7 टाइप से ओरिएंटेशन दिखाते हैं उसमें।
जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 14 होता है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, जटिल संरचना होता है। उसमें 8 लोब होता है, डी में 4 लोब होता है, तब भी उसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखोगे एकदम पूरा फ्लावर जैसा, और कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर आपका होगा। तो यहाँ पर हुंड ने बस वही अपने रूल में यही बताया था कि इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं होता, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होता जब तक कि प्रत्येक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन न पहुंच जाए। मीन्स यदि 3 को आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ऑर्बिटल में तो यह हुंड रूल रहेगा तो काट देगा, क्योंकि आप हुंड रूल्स को नहीं पढ़े। हुंड रूल्स यह बताता है कि इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग मीन्स जोड़े के रूप में तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उसकी प्रत्येक ऑर्बिटल में क्या हो, एक एक इलेक्ट्रॉन रीच न कर जाए, पहुंच न जाए। पहले क्या होता है, यह पेयर नहीं बनाता, पहले अपने जितने ऑर्बिटल होते हैं उसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, इसलिए पहला इलेक्ट्रॉन यह होता है, दूसरा यह होता है, तीसरा यह होता है। अब 4 आएगा, यदि आपके पास 4 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएगा। 5 आ जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यह ऐसे पेयर कब बनेगा, 3p6 का पेयर हो गया। पेयरिंग का मतलब क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का युग्मन तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उस ऑर्बिटल, उस उपकोष के सब ऑर्बिटल में क्या हो, एक एक इलेक्ट्रॉन इंटर ना कर जाए। तो पहला इलेक्ट्रॉन यह होता है, दूसरा यह होता है, तीसरा यह होता है, तब जाके यह क्या करेगा, पेयर बनाएगा। इसके सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन यदि रीच कर गया तो फिर यह क्या करेगा, अपने पेयर को बनाता है। अब ये चौथा होगा, यह 5वां होगा, यह 6वां होगा, और जिसका डायरेक्शन क्या होगा, पहले के अपोजिट। यदि पहला क्लॉक है तो दूसरा एंटी क्लॉक होगा। यह बात किसने बोला, होल्ड्स ने बताया था। फिर आता है अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल, अबाउ प्रिंसिपल ऑफ बाउ प्रिंसिपल। अबाउ का नियम, अबाउ प्रिंसिपल, अबाउज रूल्स, ये क्या बोलते हैं, इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बताया था। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मीन्स क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक सबसेल और ऑर्बिट। जो आप डिस्ट्रीब्यूशंस करते हो, इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हो, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में प्रीवियस क्लास में, या हम कर सकते हैं जो आप लोग प्रीवियस क्लास से आए हो, जो पढ़ के आए हो आप लोग, जिसमें से 10th से आए हो, तो उसमें अबाउ प्रिंसिपल बताया गया होगा आप लोगों को कि अबाउ रूल्स होता क्या है। अबाउ का नियम देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, GU ड्यूरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या अभिविन्यास भी बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, विन्यास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन एटॉमिक ऑर्बिट और सबसेल और ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन के वितरण को
क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो इसके पहले हमने बताया 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, किसमें हैं, एटम्स के भीतर। एटम के स्ट्रक्चर को आपने देखा, यहाँ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, और इसके चारों तरफ क्या है, विभिन्न ऊर्जा स्तर हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो पार्टिकल नेचर के आधार पर यदि आप इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हो तो 2n² रूल अप्लाई करते हो। 2n² रूल, जिसको किसने दिया था, निल्स बोहर ने ही दिया था। निल्स बोहर ने ही दिया था 1913 में। क्या बोला कि यदि इलेक्ट्रॉन का किसी भी सेल में डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वितरण करना है, तो 2n² रूल से आप करोगे पार्टिकल नेचर के लिए। 2n² रूल, n के विषय में आप लोग जानते हो, n क्या है, नंबर ऑफ सेल है। पहला सेल यदि n बराबर 1 होगा तो मीन्स पहले सेल में इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, 2n² रूल से। यदि n = 2 है तो दूसरे सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, उसको हम देखेंगे 2n² रूल से। यदि n बराबर 3 है तो तीसरे सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, किससे देखेंगे, 2n² रूल से। इसको किसने दिया था, निल्स बोहर ने। कब दिया, जब पार्टिकल नेचर को, जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, पार्टिकल नेचर को शो करता है। ठीक है, पार्टिकल नेचर, इसके पास डुअल नेचर प्रॉपर्टी है, यह दो नेचर को दिखा सकता है, या तो पार्टिकल नेचर या तो वेव नेचर। वेव नेचर में जाओगे तो सब ऑर्बिटल, और हम कह सकते हैं ऑर्बिटल और सब सेल की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो 2n² रूल से डिस्ट्रीब्यूशन देख लो कैसे करते हो। इसके विषय में आप लोग प्रीवियस कक्षा क्लास में उसको क्या बोलते हैं, पिछली कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हो, जिस क्लास से आए हो, क्लास 10 से क्लास 11th में आए हो ना, क्लास 10th में ही यह बताया गया होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या होता है कि देखिए 2n² रूल से हम इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करते हैं। जैसे आपसे यह कहा जाए कि फर्स्ट सेल है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, उसी के आधार पर उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना बोला जाता है हिंदी में, कि जो सेल है, कक्षा है, ऑर्बिट है, उसमें इलेक्ट्रॉन का वितरण कैसे किया जाता है। वैसे ही नहीं मनमाने ढंग से भर देंगे, नहीं, ऐसा बात नहीं है। आप लोग जब भी इलेक्ट्रॉन को वितरित करोगे तो रूल्स पर है, पैटर्न बनाए गए, उससे इसमें कुछ रूल्स हैं, उसके विषय में आप लोग पढ़ोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या है, 2n² रूल है। 2n² रूल से कब इलेक्ट्रॉन का वितरण करेंगे, जब इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल नेचर को शो करता है। तो फर्स्ट सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, तो 2n² रूल अप्लाई करो। यहाँ पर 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 का स्क्वायर मीन्स 2। यदि अब कोई भी पूछे आपसे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट सेल, तो बोलोगे आप 2 होता है, 2 होता है, 2n² रूल से। क्योंकि यहाँ n = 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 मल्टीप्लाइड विथ 1 = 2, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहला सेल है तो 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक, 2 से कम हो सकता है, 1 हो सकता है, लेकिन 2 से अधिक नहीं हो सकता है। इसमें चाहो 3 इलेक्ट्रॉन कर दोगे तो गलत हो जाएगा, 4 कर दोगे तो गलत हो जाएगा। इसकी कैपेसिटी कितना है, का है,
केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन यह रख सकता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है यही 2n² रूल बताता है। यदि आपसे कोई पूछे सेकेंड सेल है, सेल मीन्स ऑर्बिट, यदि ऑर्बिट क्या है, यह गोली संरचना ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट, इस पे हाइजन के निश्चितता का सिद्धांत नहीं फॉलो होता है। ऑर्बिट यह नॉन डायरेक्शनल होता है। जब ऑर्बिटल की बात करोगे तो वह डायरेक्शनल होता है। दिशीय 3 डायमेंशनल की बात करते हैं, 3 डायमेंशंस, एक्स वाई जेड में वह डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन इसमें डायमेंशन से रिलेटेड नहीं है। इसको पढ़ के आए हो आप लोग क्लास 10th में, ठीक। अब दूसरे सेल में पूछा जाए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं, बस ये 2n² रूल से क्या करोगे, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की संख्या को निकाल लोगे। तो 2 मल्टीप्लाइड विथ n की जगह पर अब कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन। तो दूसरे सेल में ये दूसरा है, तो आप इसमें क्या कर सकते हो, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हो, ये 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। तो इससे 8 से कम हो सकता है, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं हो सकता। यही रूल है कि 2n² रूल के अनुसार हम क्या करते हैं, किसी भी परमाणु की कक्षा में इलेक्ट्रॉन का वितरण करते हैं, जिसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोला गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एटॉमिक ऑर्बिट on the basis of 2n² rules, okay, 2n²। अब तीसरे में पूछा जाए तो 2n की जगह पर क्या कर दोगे, 2n² रूल में 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 का स्क्वायर कर दोगे, कितना आ जाएगा, 18, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा 18, है ना। तो इसमें कितना, तीसरे में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 18 हो सकता है। लेकिन बाद में एक रूल आया जिसको आप पढ़ोगे जब आप लोगों को संयोजकता बताएंगे, है ना, संयोजकता, वैलेंसी, जो बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है किसी भी एटम की, तो उसमें एक ऑक्टेट रूल आता है, लीविस ने दिया था, लीविस का ऑक्टेट रूल। अष्टक नियम, अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल, ओके। यह लुईस ने बताया था कि जैसे ही किसी भी सेल में, कोई भी किसी भी ऊर्जा स्तर का सेल हो, यदि 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वह स्टेबल कंडीशन माना जाता है। तो उसका जो 9वां और 10वां इलेक्ट्रॉन होता है वह उसके अगले वाले सेल में चला जाता है। फिर यदि उसके पास कैपेसिटी है, जैसे हमने कहा कि तीसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 18 हो सकते हैं। 2n² रूल से आप निकाल लो कि n बराबर क्या है, सेल नंबर है, सेल नंबर कौन सा सेल है, तीसरा है, तो 3 यहाँ कर दो, n बराबर n का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 मल्टीप्लाइड विथ 3 का स्क्वायर इक्वल टू 18। लेकिन ऑक्टेट रूल यह कहता है कि जैसे इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो 9वां और 10वां इलेक्ट्रॉन चौथे सेल में जाते हैं, नेक्स्ट अगले सेल में भेज दिए जाते हैं। 9वां और 10वां इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, अगले सेल में। अब फिर उसके बाद यदि इसकी कैपेसिटी है बढ़ाने की, ठीक है, तीसरा सेल है तो इसके पास तो कैपेसिटी है, दूसरा रहता तो ठीक है 8 इलेक्ट्रॉन हो सकते, कोई बात नहीं, लेकिन तीसरा है तो इसके पास अभी है कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन को रखने की। तो अब इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन जब आप आउटर सेल में भेज दिया, उसके बाद वाली कक्षा में भेज दिया, तब इसके बाद इसका क्या करेंगे, नंबर को इंक्रीज करेंगे। अब यह 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, जितनी कैपेसिटी होती है
18 2 हो जाए, नो प्रॉब्लम। लेकिन यह ऑक्टेट रूल करता है कि किसी भी सेल में यदि 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह क्या होगा, स्टेबल होगा, और 9वां और 10वां इलेक्ट्रॉन ठीक उसके बाद वाले सेल में जाएंगे, और फिर यदि इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी रखने की क्षमता उसके अंदर है तब उसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से आप क्या करोगे, जब पार्टिकल नेचर के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशंस करना होगा तो इस रूल को अप्लाई करते हो, उसे कहते हैं 2n² रूल। ठीक, जैसे हमने कहा, देखिए अभी जैसे हमने आपसे कह दिया कैल्शियम, कितना होता है इसका परमाणु क्रमांक 20 है, बेस पर नंबर है, यानी इतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। का 2n² रूल से क्या करो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऐसे न्यूक्लियस बना लेते हैं, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है, सभी लोग जानते हो। बस डिस्ट्रीब्यूट किसको करना होता है, इलेक्ट्रॉन को करना होता है। ऐसे हम सेल बना लेंगे, ये सेल हो गया। 2n² रूल से पहले इसको क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर लो। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हो जाएगा, अभी 18 है। दूसरे में 8 होता है, हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और 18 हो गया, 2 8 10 हो गया। फिर तीसरे में क्या हो गया, 18 हो गया। और फिर अब यहाँ पर हम ऐसे नहीं करेंगे कि 8 के बाद यदि इसमें कैपेसिटी तो 18 इलेक्ट्रॉन रखने की है, तीसरे सेल में क्या है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, 18 इसका एटॉमिक 20 एटॉमिक नंबर है 20, तो इसमें 2 हो गए, और इसमें कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। कुल मिला के 10 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं, तो 10 इलेक्ट्रॉन को आप डायरेक्ट इसमें रख दो, ऐसे कर दो, 2 8 10 हो गया 20 का डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन यह गलत हो जाएगा, यह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमने ऑक्टेट रूल इसीलिए बताया कि सबसे पहले क्या करते हो, 8 इलेक्ट्रॉन इसमें भरोगे। तीसरा सेल है, 8 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले इसमें भरा जाएगा। 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और जो 9वां और 10वां इलेक्ट्रॉन होगा वह किस में जाता है, जो उसके बाद वाला सेल होता है, अब इसमें आएगा। यह ऑक्टेट रूल बोलता है कि यह क्या है, स्टेबल अवस्था है, यह स्थायी अवस्था है। और ऐसा क्यों होता है, इसी को अब्बाउ ने n+l रूल के आधार पर बताया था। अब्बाउ ने क्लियर कर दिया कि ऐसा क्यों होता है कि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, जबकि इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रखने की कैपेसिटी है। लेकिन ये 8 इलेक्ट्रॉन क्या है, स्थायित्व को शो करता है, स्टेबिलिटी को शो करता है। कोई भी एटम क्या स्टेबल होना चाहता है, इसीलिए वह क्या करता है, रिएक्शंस करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, आदान प्रदान करता है, डोनेट करता है, रिसीव करता है। तो वो सब बातें आगे पढ़ेंगे हम लोग। और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यदि आपने कह दिया कि तीसरे सेल में 2n² रूल से 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, या मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो यह क्या हो जाएगा, उस हिसाब से आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ऑक्टेट रूल को भी आपको याद रखना होगा कि जैसे ही 8 इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी सेल में, आगे के भी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 9वां और 10वां दूसरे, चौथे उसके नेक्स्ट वाले में देखो। फिर उसके बाद यदि इसके पास इलेक्ट्रॉन हो तब इसके बाद इसकी संख्या को बढ़ाओ, और जितना बढ़ा सकते हो, 18 कर सकते हो, 18 कर दो, 9 कर सकते हो, 10 कर सकते हो, 11 कर सकते हो, 12 कर सकते हो, 13 14 15 16 17 18। फिर इसके बाद अगले सेल में इलेक्ट्रॉन एंटर कराओगे। ओके, कोई प्रॉब्लम? यह क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की प्रारंभिक अवधारणा। 2n² रूल से किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, मीन्स
सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है 2n स्क्वायर रिंग से, यदि वह पार्टिकल नेचर को शो कर रहा है। लेकिन मॉडर्न थियरी, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि जो सेल है उसको सब सेल में डिवाइड कर दिया गया। ये एंड क्या है, सेल को शो करता है। ये क्या है, सब सेल को शो करता है। ठीक, सब सेल सेल कोष कोष के LMNOPQR। ठीक, क्रम संख्या 1 2 3 4 5 6, ऑर्बिट क्रम संख्या, जो न्यूक्लियस के बाद जितने ऊर्जा स्तर की सेल है उसी को क्रम संख्या n। और L क्या है, सब लेवल है। मेन लेवल को क्या है, डिफरेंट ऊर्जा के उप ऊर्जा स्तरों में डिवाइड किया गया। ओके, तो हमने कहा जितना क्रम संख्या n का होगा उतना ही क्रम संख्या किसका होगा, L का होगा। या सेल को या सब सेल या ऑर्बिट को या ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कहा पहला सेल यानी फर्स्ट सेल, जस्ट न्यूक्लियस के बाद वाला जो सेल है उसको आप फर्स्ट सेल बोलते हैं। n इक्वल टू 1, तो L बराबर क्या होता है, 0 होता है। मीन्स S कोष को शो करेगा। 1s से इसको रिप्रेजेंट करोगे। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हो, 1s2, जिसमें क्या होता है, मैक्सिमम 2 s है तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन s में हो सकते हैं, 2। 1s यह 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। 0 L बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो 0 होगा तो समझ लो क्या, कौन सा उत्कोष है, S उत्कोष है। जितना कोष होता है उतना ही उत्कोष होगा। सब एनर्जी लेवल भी डिवाइड कर दिया गया। अब n बराबर 2, ये n का मान है, ये L का मान है। तो L के 2 मान होंगे। कौन कौन से, 0 होगा और 1 होगा। 0 L बराबर 0 मीन्स S उत्कोष किस कोष का है, दूसरे कोष का। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकते हैं। L बराबर 1 है तो p कोष किस सेल का, दूसरे सेल का p कोष, जिसमें क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। इसका बात समझ में आया। SP ओरिएंटेशन 3 टाइप से होता है, PX PY PZ डायरेक्शन में होता है ओरिएंटेशन, और इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। ठीक, तीसरा सेल है तो उसमें सब सेल कितने होंगे, n इक्वल टू 3, तो L इक्वल टू क्या हो जाता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2। 0 से n माइनस 1। ठीक, 0 रहेगा तो आप लोग समझ लो L बराबर 0 यानी 3s2 की बात कर रहे हो। क्यों, क्योंकि n बराबर 3 है तो यह नंबर सब सेल से पहले लिख दिया जाता है कि यह पता लगे कि यह सब सेल किस सेल से लिया गया है। ठीक, और L बराबर 1 है तो यह 3p, p में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, px py pz, और ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, px px py pz। अब 6 इलेक्ट्रॉन, पहले क्या करो, हुंड नियम के अनुसार जितने भी ऑर्बिटल हैं इसमें p में, उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन को भरिए, फिर उसके बाद पेयरिंग कीजिए उसका। चौथा इसको कहोगे, पांचवा इसको कहोगे, छठा इसको कहोगे। दूसरा इलेक्ट्रॉन, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये एंटी क्लॉकवाइज, पांचवा छठा।
px py pz, और l बराबर 2 के लिए क्या होता है 3d, p के बाद क्या आता है d आएगा। ये कैसे मालूम होगा कि यह उपकोष किस सेल का है, इस नंबर से। यह तीसरे सेल की बात की जा रही है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 10 हो सकते हैं। d के ऑर्बिटल की संख्या जब निकालोगे, m का मान निकालोगे तो इसका मान 5 आता है। ऑर्बिटल की संख्या कितनी आती है 5 आती है। तो इसमें होता है d xy d yz d zx d x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर d z स्क्वायर। और इसमें क्या होता है पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं हुंड रूल से, फिर उसके बाद इसका पेयरिंग किया जाता है। यही हुंड ने बताया था, पेयरिंग कर दो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें 3d10, यानी यह तीसरे सेल का d सब सेल है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 10, क्योंकि इसका 5 डायरेक्शन में क्या होता है ओरिएंटेशन होता है, अभिविन्यास होता है। ओके, अब n इक्वल टू 4 कह दिया जाए तो देखो n इक्वल टू 4 मीन्स क्या होता है l के 4 मान होंगे, एक 0 होगा 1 होगा 2 होगा 3 होगा। अब इसमें एक उपकोष और बढ़ गया, s होगा p होगा d होगा f होगा, लेकिन यह किस कोष का है चौथे, इसलिए 4 कर दो इसके आगे। मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ये जानते हो, s में 2 होते हैं, p में 6 होते हैं, d में 10 होते हैं, f में 14 होते हैं। कितने ऑर्बिटल होंगे इलेक्ट्रॉन की संख्या के आधे ऑर्बिटल होते हैं। यदि 14 इलेक्ट्रॉन हैं f में तो इसमें 7 ऑर्बिटल हैं, 6 इलेक्ट्रॉन हैं किसमें p में तो उसमें 3 ऑर्बिटल हैं, और d में 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं तो उसमें कितने ऑर्बिटल होंगे 5, क्योंकि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। इस प्रकार से हम पांचवें के लिए भी करते हैं, लेकिन हमारा क्या है इसी में सब कुछ हो जाता है। 5s 5p 5d और 5f की बात करोगे, 5 लगा दिए मीन्स पांचवें सेल के ये सब सेल हैं। तो अभी तक जितने भी ज्ञात तत्व है लगभग 119 से 120 तत्वों की खोज हो चुकी है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हम इसी 4 उपकोष में कर देते हैं। तो आप बाऊ क्या है, कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, आप बाऊ जर्मन वर्ड है, जर्मन वर्ड, ये जर्मन वर्ड है, जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है टू बिल्ड। टू बिल्ड मीन्स निर्माण करना। यह जर्मन किसी वैज्ञानिक का नाम, साइंटिस्ट का नाम नहीं है, यह जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है टू बिल्ड, फॉर्म करना, निर्माण करना, BUILD, बिल्ड। बिल्ड मीन्स बनाना, निर्माण करना, टू बिल्ड। ये जर्मन वर्ड है, वर्ड शब्द। यह रूल क्या कहता है कि किसी भी सेल में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या एटम में जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सब सेल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सब सेल मीन्स ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है कि जिस सेल की एनर्जी सबसे कम होगी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें इंटर करेगा। जैसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर या असेंडिंग फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम।
रूप में क्या बोला इन्होंने कि इलेक्ट्रॉन को सब सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यही होता है अबाउ प्रिंसिपल। और उन्होंने दिया N+L रूल, N+L रूल दिया। N और L से आप लोग क्या हो, परिचित हो चुके हो। यदि हम यह कहें कि जैसे 3s दे दिया और 4s दे दिया, या 3s दे दिया 4p दे दिया, आपसे पूछा हमने कि किसकी एनर्जी का मान अधिक है और किसकी एनर्जी का मान कम है, तो हम तुरंत इस रूल को अप्लाई करेंगे, N+L रूल को अप्लाई करेंगे। सपोज दैट हमने कहा 3s है, 3s है, तो यहाँ पर n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि यह तीसरे सेल का सब सेल है। तो n इक्वल टू 3 और l इक्वल टू क्या होगा, s के लिए, l के लिए l का मान क्या होता है, s के लिए l का मान 0 होता है, s के लिए l का मान क्या होता है, ये l है। 3n+l, n तो निकाल लोगे इसको देख के कि यह किस सेल का सब सेल है, तीसरे का है, तो n इक्वल टू 3 हो गया। वेरिएबल होता है n का मान, परिवर्तित होता है, पहले सेल, दूसरे सेल, तीसरे सेल, नंबर ऑफ सेल, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, है ना। और s के लिए l का मान क्या होता है, 0 होता है, तो n+l का मान क्या आ जाएगा, इसके लिए 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर n+l का मान क्या आ जाएगा, 4+0, क्योंकि n इक्वल टू 4, s इक्वल टू 0, मीन्स क्या हो गया, 4 आ गया। और इसके लिए n इक्वल टू 4 और l p है, तो p के लिए l का मान क्या बताया हमने, 1 बताया, याद रखिएगा, ये 5 होता है। तो इसमें सबसे अधिक एनर्जी किसकी है, इसकी है, सबसे कम एनर्जी किसकी है, इसकी है। तो जिसके N+L का मान जितना अधिक होगा उसकी एनर्जी का मान क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। हमने बताया था कि जैसे जैसे क्या करोगे, न्यूक्लियस से डिस्टेंस बढ़ाओगे, एनर्जी का मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का मान बढ़ता है। तो यहाँ पर आपने N+L रूल को अप्लाई करके किसी भी सेल की सब सेल की एनर्जी को प्राप्त कर लेते हो, प्राप्त कर लिया, सॉरी, है ना। N+L रूल को अप्लाई करोगे और किसी भी सब सेल की एनर्जी को फाइंड कर लेते हो, ओके। तो यहाँ पर ये हो गया। और अबाउ रूल यही बोलता है, अबाउ क्या मतलब क्या है, एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है टू बिल्ड। इन्होंने बताया कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इन एटॉमिक सब सेल, वह कैसे होता है, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, मीन्स इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उस ऊर्जा स्तर में इंटर करता है जिसकी एनर्जी का मान क्या होता है, कम होता है, फिर उससे अधिक वाले में, फिर उससे अधिक वाले में, एट लास्ट क्या करता है, वह उच्च ऊर्जा स्तर के एनर्जी लेवल में इंटर कर जाता है। तो यहाँ पर देखिए n का मान और l का मान हमने बताया था 1 है, तो इसमें क्या होता है 1s, l बराबर 0 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। और दूसरा है तो 2 कोसाइन 2s 2p, इसको और पास लिखो, यानी इक्वल टू 1 मीन्स इसमें केवल एक उपकोष है 1s2, n इक्वल टू 2 इसमें 2 उपकोष हैं। ये n इक्वल टू 3, इसमें अभी इलेक्ट्रॉन की संख्या को मत लिखिए, ओनली यह जानिए कि जितने कोष होते हैं उतने उपकोष होते हैं, है ना। कोषों की क्रम संख्या के बराबर ही उपकोष की संख्या होती है। और n इक्वल टू 3, तो इसमें 3 उपकोष होंगे, n इक्वल टू 4, तो इसमें 4 उपकोष होंगे,
ऐसे ही 5 के लिए 5 होते हैं, 6 के लिए 6 होते हैं, लेकिन मेनली क्या है 4 है। अब ऊर्जा का जो डिस्ट्रीब्यूशन इन्होंने किया किस ऑर्डर में किया, ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में, मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा इस क्रम में होगा। इसी को आप बाउर ने अपने नियम में बताया था कि अब आप लोग ऊर्जा का जो डिस्ट्रीब्यूशन करोगे वह ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में करोगे। ठीक, कैसे होता है बढ़ता हुआ क्रम क्या है, 1s2 है, 2s2 है, 2p6 है, 3s2 है, 3p6 है, हाँ 3b10 और 4s2। अब ये क्वेश्चन ये आता है, देखो वो बात जो 2n² रूल में देखा आपने, 2 इलेक्ट्रॉन क्यों बाहर चले जाते हैं, ऑक्टेट रूल क्यों स्थायी होता है, उसको आप बाउर ने ही समझाया था अपने इस प्रिंसिपल से। जैसे देखिए 3d10 और 4s2 है, ओके। तो इसमें आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस सेल में जाएगा, तो आप कहोगे n+l से हम देखेंगे कि किसकी एनर्जी का मान कम है और किसकी एनर्जी का मान अधिक है। जिसकी एनर्जी का मान कम होगा इलेक्ट्रॉन पहले उसमें इंटर करता है, फिर उसके बाद क्या होता है वो अपने उच्च एनर्जी वाले कोष या सबसेल में या ऑर्बिटल में क्या होता है इंटर होता है। तो 4s को n+l रूल से निकालिए इसकी एनर्जी का मान, n = 4 हो जाएगा क्योंकि यह चौथे सेल का s उपकोष है और n = s के लिए l का मान क्या होता है 0 होता है, मीन्स कितना हो गया 4 आ गया। n+l का मान क्या हो गया, इस 4s के लिए 4 आया और 3d के लिए कितना आ जाएगा, तो n = 3 हो गया, 3 हो गया। और l हमने बताया था यदि d है तो l क्या होता है 2 होता है, l 2 होता है, तो 3 2 5, ये 5 आ रहा है। n+l का मान इसके लिए कितना आ रहा है 5 आ रहा है, इसके लिए कितना आ रहा है 4 आ रहा है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करेगा 4s2 में, फिर उसके बाद क्या होता है 3d10 में जाता है इलेक्ट्रॉन, ओके। तो इसीलिए हमने कहा कि जैसे ही देखो तीसरा सेल है, तीसरे सेल में 3 उपकोष हैं, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो गया है ना, और जो 9वां और 10वां इलेक्ट्रॉन है इसमें आ रहा है 4s2 में, अगली कक्षा में जा रहा है। और फिर उसके बाद अपनी संख्या को यह क्या करता है बढ़ाता है, कितना बढ़ा सकता है जितना इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन रखने की। तो इस विधि से हम क्या किए, आप बाउर रूल्स को सीखे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाया जाता है उसको भी देखेंगे। आप बाउर प्रिंसिपल क्या है, जब भी आप डिस्ट्रीब्यूशंस करोगे इलेक्ट्रॉनिक सबसेल में किसका इलेक्ट्रॉन का, तो ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में करोगे, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी फॉर्म में करोगे। और एनर्जी का मान कैसे निकालते हैं, किसी ऑर्बिटल की एनर्जी का मान क्या होता है n+l रूल के द्वारा निकाला जाता है। कभी काल यह देखा गया कि दोनों ऑर्बिटल के n+l का मान क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। जैसे हमने कह दिया 4p और 3d के n+l का मान बताइए, तो इसका निकालोगे n+l का मान, तो n+l का मान निकालोगे मीन्स यह ऊर्जा को बता रहा है कि किस सब सेल की एनर्जी का मान अधिक होगा। तो यहाँ n = क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, l है तो p के लिए l का मान क्या होता है 1 होता है, तो टोटल कितना आ गया आपका 5 आ गया। और फिर इसके लिए निकालिए, तो n क्या होता है यहाँ पर 3 हो गया, और d के लिए l का मान क्या होता है 2 होता है, 3 + 2 5 हो गया। अब बताइए n+l
के लिए क्या है, n+l का मान इस 4p और 3d के लिए क्या है, इक्वल है। तो अब इलेक्ट्रॉन किस में इंटर कराओगे, तो जिसके n की वैल्यू, अब केवल n की वैल्यू देखोगे, यदि n+l का मान इक्वल आ रहा है तो केवल n की वैल्यू को देखोगे, और जिसकी n की वैल्यू का मान क्या होगा, कम होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें इंटर करेगा, फिर इसके बाद इसमें आएगा। मीन्स यह 3d है, इसमें n का मान क्या है, 3 है, इसमें n का मान 4 है, तो इलेक्ट्रॉन पहले इसमें भरा जाएगा, फिर उसके बाद इसमें आएगा। इसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के विषय में ही अबाउ प्रिंसिपल बना है। इस बेसिस पर जितने भी तत्व हैं उसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हो, यदि वेव नेचर के आधार पर लिख रहे हो। इसी नेचर पर क्या करना है, इसी आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाता है। जैसे हमसे यह कहा गया क्लोरीन, क्लोरीन सभी लोग जानते हो ये 17 होता है, 35.5 होता है। यह क्या है, एटॉमिक वेट है, एटॉमिक नंबर है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए ऑन द बेसिस ऑफ अबाउ रूल्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहले 2n² रूल से कर लो। तो 2n² रूल से करोगे तो 2 हो जाएगा पहले में, क्योंकि दूसरे में 8 हो जाता है, तीसरे में 7 हो जाता है, ठीक है। अब अबाउ रूल से करो। इसमें क्या है, यह पहला सेल है, इसमें केवल एक सब सेल होगा 1s2, जिसमें क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है, 1s2। यह दूसरा सेल है जिसमें क्या होंगे, 2 सब सेल होंगे, s और p। यह दूसरे का है, इसलिए यहां पर हमने क्या बोला, लगा दिया 2s2। इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2, और इसमें कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 6। तो क्या हो गया, 1s2, 2s2, 2p, 6। और फिर क्या आता है, 3b, 3s2, क्योंकि यह तीसरे में अब आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तीसरे में 3s2 और 3p5, 3d10 भी हो सकता है, लेकिन अभी इसका 5 क्या है, इनकम्प्लीट है। 5 में 3d5, 3p5 क्या है, इनकम्प्लीट है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं। कितने हैं, 5। अभी 1 और 10 ठो अगले 3d10 में इलेक्ट्रॉन आ सकता है, लेकिन जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही डिस्ट्रीब्यूट करोगे। तो इस प्रकार यह क्रम क्या है, एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम है। यह क्रम क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 होता है, या 5 है ना। इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। फिर 3d10 होता है, 4s2 होता है। तो ऐसे लिखते हैं ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। अबाउ रूल से यह बनाया गया, एरो लगा के दिखाओगे ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d10। देखिए यह पहला सेल, ये दूसरा सेल, 2 कोष में डिवाइड कर दिया गया, तीसरा सेल, फिर चौथा सेल 4s2, 4p6, 4d10 और 14। ये 4 उपकोष में डिवाइड है, चौथे का है। 5वां के लिए भी हम करेंगे, लेकिन 5वें, 6ठे, 7वें तक क्या होता है, उपकोष कंप्लीट हो जाते हैं। 4 ही उपकोष में यदि n+l रूल अप्लाई करके देखोगे तो 4 ही उपकोष में क्या होते हैं, जितने भी अभी ज्ञात तत्व हैं सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस कर लेते हैं। ये 4s2 क्या होता है,
ये पहले आएगा, ये बाद में आ जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी का मान इससे क्या है, ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन आप बाउल से करोगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इसमें इंटर करता है, फिर उसके बाद इसमें करता है। इसीलिए अष्टक नियम को यही बताया। देखो यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, लेकिन 9वां और 10वां इलेक्ट्रॉन इसमें आया, फिर उसके बाद अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें भरे जा सकते हैं। 9वां 10वां के बाद 11वां 12वां 13वां जितने भी हैं 18 इलेक्ट्रॉन इसमें टोटल होते हैं ही। तीसरे में देखो 2 6 10 18 हो गया, दूसरे में 8 होता है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यही होता है एसेंडिंग ऑर्डर, ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम। आप बाउ ने इसी को बताया था, इसे आप बाउ का प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक है, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा, बहुत सारे एलिमेंट हैं। आप हाइड्रोजन देखते हो, हीलियम देखते हो, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, रेडन, बहुत सारे एलिमेंट हैं। स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनाडियम है, क्रोमियम है। तो सबका एटॉमिक नंबर के बेसिस पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं कराएंगे, एक आध दो का प्रैक्टिस करा दे रहे हैं हम आपको। जैसे अभी आपने सोडियम को कहा, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। परमाणु भार कितना होता है, 23 समथिंग आता है, लेकिन इसको 23 ही लिख दोगे, क्योंकि यहाँ एग्जैक्ट वैल्यू की बात नहीं करते, है ना। उसको एग्जैक्ट रूप से हम नहीं फाइंड करते हैं। जिसको हमने कहा कि इतना ही होगा, नहीं, इतना परफेक्ट, जिसको क्या बोलते हैं, वर्चुअल वैल्यू, फिक्स मान नहीं होता है उसका, है निश्चित मान। 1.3 0.5 ये सब अंतर आता है। तब क्या होता है, 0.5 से पहले 0.3 0.2 ये सब निगलेक्ट कर दिया जाता है। फिक्स्ड मान नहीं है, वो क्या बोलते हैं इस समय नहीं ध्यान में आ रहा है। फिक्स्ड वैल्यू जितना, जैसे हम कहें कि एक्यूरेट यही आएगा 23, हो सकता है इससे भी अधिक आ सकता है 0.8 0.2, तो एज ए परफेक्ट नहीं होता। चलिए हमको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस बनाना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस किसके बेसिस पर बनाओगे, एटॉमिक नंबर पर, क्योंकि एटॉमिक नंबर के इक्वल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो इसका संख्या लिख दो, 11 इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है, किसमें करना है, सब सेल में करना है। तो कर लो, पहले तो पार्ट के नेचर के आधार पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना लो, फिर उसके बाद सेम वैसे ही 1s2 2s2 2p6 और 3s1, ये ऊर्जा का क्या है, बढ़ता हुआ क्रम है। पोटेशियम होता है, इसका 19 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए कोई बोले तो इसमें 2 8 8 1 हो जाएगा, क्योंकि हमने कहा कि 8 क्या है, एक स्थायी व्यवस्था है, जिसको अब बाउ ने बताया था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन उसमें इंटर करता है, जिसकी एनर्जी का मान क्या होता है, कम होता है। तो 4s की एनर्जी का मान 3d से कम है, उस बेसिस पर उन्होंने समझाया। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 19। कॉपर का, क्रोमियम का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस जब भी करते हो तो उसमें क्या होता है, कुछ एक्सेप्शन आते हैं, अपवाद मिलते हैं। जैसे हमने कहा क्रोमियम, कॉपर, क्रोमियम 24 होता है, 24 कॉपर, क्रोमियम का ये क्या है 24
एटॉमिक नंबर है, बेस पर नंबर लिखा जाता है। क्रोमियम 24, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो तो इस रूल से करोगे तो 2 8 10 हो गया। अभी आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 10 2 12 हो गया। अभी 12, तो 12 तो इसमें भर ही सकते हैं, ये 12 हो गया। 2 8 10 2 12 और 12 24। ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इतना होना चाहिए कि जो पहला सेल है उसमें 2, दूसरे में 8, तीसरे में 8 के बाद चौथे में 2 गया, 8 2 10 हो गया, फिर 2 इसमें आ गया, ठीक है 12 हो गया, तीसरे में 12। और ऐसे यदि हम करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d कितना हो गया यहाँ पर? 6 2 8 हो गया, 8 4 12 हो गया। और ये 4s2, लेकिन यह मेथड क्या है? रॉन्ग हो जाएगा। इसके लिए एक्सेप्शन है, अपवाद है। हर जगह केमिस्ट्री में हर जगह अपवाद है ना। तो यहाँ पर क्या होता है? एक्सेप्शन है। यहाँ पर यह बताया गया कि जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल होते हैं वह क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर क्या कहा गया? 3d में 4 इलेक्ट्रॉन, 3d में 4, d में कितने ऑर्बिटल होते हैं आप सभी लोग जानते हो? 5 ऑर्बिटल होते हैं, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 10 हो सकते हैं। तो इसका नियम से क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा जो कि क्या है? लेस स्टेबल है। तो हमने क्या किया? इसको मोर स्टेबल करने के लिए यहाँ पर 1 कर दिया और यहाँ पर क्या किया? 5 कर दिया। अब जब यहाँ 5 हो गया तो हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मोर स्टेबल होते हैं। और कोई भी एटम क्या करना चाहता है? उसकी प्रकृति होती है, नेचर होता है कि वह अपने मैक्सिमम स्टेबिलिटी फॉर्म में रहे, ताकि उसको रिएक्शंस करने की आवश्यकता न हो। यदि वह अनस्टेबल रहेगा तो रिएक्शन करेगा, है ना। और जब स्टेबल हो जाएगा तो इनएक्टिव फॉर्म में होगा। तो ये क्या हो? मोर स्टेबल है कंपेयर टू इसकी। ये 3d4 3d5 क्या है? मोर स्टेबल है, क्योंकि हाफ फील्ड व्यवस्था भी क्या होता है? फुल फील्ड जैसा ही स्टेबल होता है। याद रखिएगा। क्रोमियम और कापर का भी देखिएगा तो ऐसा ही कुछ होने वाला है। कापर में, यदि कापर में भी एक्सेप्शन है। कापर क्या है? 29 होता है, 29। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए आप। तो यहाँ पर पहले उसके अनुसार करते हैं। 2n स्क्वायर रूल से 2 8 है ना, 2 बाहर कर लिया, 8 के बाद बाहर करते हो, लेकिन अभी 8 हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसमें संख्या बढ़ सकती है। कितना इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया आपने? 2 10 2 12। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 17 इलेक्ट्रॉन। बस हाँ, 17 इलेक्ट्रॉन बचे हैं। ये 12 तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे बचे कितने? 17 बचे हैं आपके पास। तो 17 इसमें कितना हो सकता है? 18 हो सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है? ये इसमें 17 इलेक्ट्रॉन है। तो आप समझ सकते हो 17 इलेक्ट्रॉन हैं इसमें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? हमने बताया 18 हो सकते हैं, लेकिन 8 के बाद दूसरा 9वां और 10वां इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तीसरे सेल के लिए अगली कक्षा में जाता है। फिर उसके बाद इसकी संख्या को बढ़ाते हैं, 9 10 11 12 17 कर दिए। लेकिन ऐसे करोगे इसके लिए तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसका देखिए 1s2 2s2 2p6 हो गया। ये पहला
ये दूसरा हो गया, 2 6 8 हो गया। तीसरे के लिए 3s2 3p6 8 हो गया और 3d9 है यहाँ पर, 3d9 है, 4s2 है। 4s2 में तो पहले गया, 3d में बाद में जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जब यह 9 है तो यह क्या है, लेस स्टेबल है। 2 6 8 9 17 हो गया। अब इसको क्या करो कि फुल फील्ड कर लो, 3d10 कर लो। यह मोर स्टेबल है, उसकी अपेक्षा यह क्या है, अधिक स्टेबल माना गया, इसकी स्टेबिलिटी अधिक हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए क्या कहे कि कोई भी एटम होता है अपने अधिकतम स्टेबिलिटी को फाइंड करना चाहता है, ठीक है। तो यह मोर स्टेबल है। तो इस प्रकार से यदि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हो तो यह सही रहेगा, और पहले रूल पर करोगे तो वह गलत हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा कि यह क्या है, एक्सेप्शन है। यहाँ एक्यूरेट की बात नहीं करते, लगभग में आना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट बोला जाता है। लगभग वैल्यू भी आ गया तब भी केमिस्ट्री है तो उसको सही कर दोगे। तो यहाँ पर देखिए यह स्टेबिलिटी के आधार पर, जैसे हमने कहा कि 1.008 यह क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। तो हम इतना नहीं लिखेंगे, केवल 1 भी लिख दिए, H हाइड्रोजन दिखाया 1 लिख दिया तब भी सही है। पॉइंट के बाद है 008, कोई मायने नहीं रखता। पॉइंट के बाद यदि 5 आता है तब कुछ मायने है, 0.5 का कुछ वैल्यू है। पॉइंट के बाद 0001 इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको एज ए अप्रॉक्सीमेट रूप में, या हम कह सकते हैं एकदम एक्यूरेट वैल्यू नहीं फाइंड किया जाता, इसमें लगभग में आना चाहिए, आपका उतना होना चाहिए। इस प्रकार से आपने आज यूनिट 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया। If you have any problem, you can consult with me. Okay, आप हमसे पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही, यही पूरा था आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, तत्वों का पीरियाडिक क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट, आवर्ती वर्गीकरण के विषय में पढ़ोगे। इतना ही सब कुछ था एटॉमिक स्ट्रक्चर के विषय में। यदि समझ में आया तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं समझ में आया तो मैसेज कीजिएगा। ओके, थैंक्स आज के लिए।